हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा नहीं बल्कि हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और सही तरीके से अपने क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा है। क्यों इसलिए लेट से आ रहा है? क्योंकि जो यह मेरा स्टूडियो था, पुराना स्टूडियो, वहाँ पर चेंज होने जा रहा है। आप लोग शॉर्ट के माध्यम से देख चुके होंगे। तो इसी कारण से उस स्टूडियो को तैयार करने में हमें थोड़ा सा लेट हुआ है और इस कारण से वीडियो सही तरीके से अपलोड नहीं हो पा रहा था। और थोड़ा दिक्कत आ जा रहा है, जो कि एक नेटवर्क है। हमारे पास नेटवर्क सही से नहीं मिलता है। VI का सिम है और उसी से हमने अनलिमिटेड रिचार्ज कर चुके हैं और उसी का उपयोग करके यहाँ पर वीडियो अपलोड किया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि VI का कनेक्शन जो है वह किस प्रकार से चलता है, कितना उसका स्पीड लेवल है और किस प्रकार का डाटा उस पर चलता है। तो उसी कारण से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए, आप सभी को वीडियो सही तरीके से अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक वस्तु खरीदा है, उसे आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देख के बताइए कि किस प्रकार का है, बताइए कि कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइए। और इस वस्तु का नाम क्या है, ये वस्तु का प्रयोग किस लिए किया जाता है और ज़्यादातर लोग किस कारण से इसका प्रयोग करते हैं। अगले वीडियो में इसका उपयोग बताएंगे कि पहले के ज़माने में क्यों किया जाता था और अब के ज़माने में क्यों करते हैं। तो आप लोग सही तरीके से कमेंट का उपयोग कीजिए और हमें इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट का। ये बताइए कि ये जो हमारे सर पर है, इसका कार्य क्या होता है। और आप सभी को एक वस्तु दिखाना था, तो थोड़ा सा आप लोग लाइव में जुटे रहिए, सही तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। ये है, आप सभी को दिख रहा होगा। और इसका नाम क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, सही तरीके से पढ़ लीजिए। इसका नाम है अभय सर की कहानी संकलन और इसके नीचे अभय सर लिखा हुआ है। देख लीजिए, क्या दिख रहा है आप सभी को? हाँ, इस प्रकार से। तो ये हमने लिखा है, इस पर हमने यूट्यूब का लोगो भी दे दिया है यहाँ पर, नशा ऑनलाइन क्लासेज। और इसका मूल्य ओनली फॉर 15 रुपया है। देख लीजिए, यहाँ पर ओनली फॉर 15 रुपया है। और ये किस लिए बनाया गया है? ये बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें कहानी है, क्या है तो ओनली फॉर कहानी है। इसमें कविता को ऐड नहीं किया गया है। बहुत ज़बरदस्त कहानी है। आप सभी को इसका जो कहानी है, आप सभी का अगर डिमांड रहे तो ही भेजेंगे। आप सभी का डिमांड अगर रहे तो इसका डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले जो ये वीडियो है उसमें आप लोग कमेंट कीजिए कि इस कहानी का हमें PDF दे दीजिए। बहुत ज़बरदस्त कहानी है। आप लोग पहले पृष्ठ को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए कि पहला पृष्ठ में किस प्रकार का है। और आगे का जो वीडियो होगा, आगे का जो इसमें पेज है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए है, लेकिन इसका उपयोग सही से उपयोग करेंगे तो 10th क्लास के, 11th क्लास के और इससे ऊपर के बच्चे ही कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किताब है, आप लोग पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, आनंद आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्यारा सा सेशन बहुपद के चैप्टर नंबर 2.2 को चालू करते हैं। उसमें क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और क्या हमें पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। जैसे कि शून्यक तो हम लोग ने ग्राफीय विधि से, जो ग्राफ होता है उसके अंतर्गत हमने बना लिया था। अब बहुपद दिया हुआ रहेगा, उसके आधार पर यहाँ पर शून्यक ज्ञात करना है। तो ज़्यादा देर का क्लास हम नहीं बनाएंगे, थोड़ी ही देर का रहेगा। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन को हम बताएंगे और एक क्वेश्चन के अनुसार आप सभी को 2.2 जो है वह सही तरीके से क्लियर करना है। आगे हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, आगे बताने वाले नहीं हैं। आप लोग को बनाना है, आप लोग को समझना है। तो 1-2 प्रश्न से आप सभी को क्लियर करेंगे और उसी से आप सभी को बनाना है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्या समझना है? तो यहाँ पर जो बहुपद है वह द्विघातीय बहुपद पर है, द्विघातीय बहुपद पर है। और इसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि शून्यक इसका कितना होता है। जितना उसका घात होता है उतना ही उसका बहुपद होता है। इसे थोड़ा सा निकाल लेते हैं क्योंकि इसका उपयोग यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए उतार दिए हैं। चलिए, द्विघात बहुपद का प्रयोग कहाँ होता है, इसका मान कितना होता है, इसका शून्य कितना होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो द्विघात बहुपद में जितना उसका घात होता है उतना ही शून्य का होता है। द्विघात बहुपद कहेंगे तो इसमें द्वि लगा हुआ है, यानी कि इसका 2 घात रहेगा। और जिसका 2 घात रहता है
उसका उतना ही शून्यक होता है। यानी कि कहेंगे कि द्विघात समीकरण है या तो द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक कितना होगा, तो ओनली फॉर 2 होगा। एक मार्कर हो गया तो 3, लेकिन 2 होता है। अब बताइए आप लोग कि त्रिघातीय बहुपद में कितने शून्यक होंगे, जल्दी से आप लोग बताइए। तो द्विघातीय बहुपद में 2 घात था तो 2 शून्यक हुआ है। इसमें त्रिघातीय बहुपद में 3 घात है तो इसका शून्यक भी 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे समझते चलेंगे। तो सिर्फ अभी द्विघात बहुपद को समझना है, तो द्विघात बहुपद को शून्यक निकालने के लिए बताएंगे। आगे का वीडियो जो होगा वह त्रिघातीय बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए होगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक यहाँ तक दिख रहा है, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और, यहाँ पर स्टार पॉइंट लगा सकते हैं, अल्फा और बीटा होता है। ये 2 होता है इस प्रकार से। अब कोई कहेगा कि अल्फा बीटा क्या है, तो इसको शून्यक को हम लोग दर्शाते हैं कि अल्फा हो सकता है या तो बीटा हो सकता है। यानी कि इसका मान हमेशा चेंज होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि सेम यही है तो अल्फा ही रह जाएगा, बीटा ही रह जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये हमेशा चेंज होते रहता है। अब इसको बहुपद के माध्यम से ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से बहुपद को ज्ञात करेंगे, और बहुपद दिया हुआ रहेगा तो उससे शून्य कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 बहुपद है, तो क्या इसे हम लोग जोड़ सकते हैं? क्या हम अल्फा और बीटा को जोड़ सकते हैं? तो बोलिएगा कि जी सर हम जोड़ सकते हैं। किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यंजक पता करना है। तो व्यापक रूप, व्यंजक नहीं व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप किस प्रकार का होता है? यहाँ पर इस प्रकार से व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c। देखिए यहाँ पर इसका पावर 2 है, इससे घटकर 1 हो गया है, और यहाँ पर इसका पावर ही खत्म हो गया यानी कि 0 हो गया है। तो इस प्रकार से बहुपद जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यंजक होता है, व्यापक रूप होता है, व्यंजक नहीं व्यापक रूप होता है। ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है। अब यहाँ पर से इसको जब हल करेंगे तो बहुपद का शून्यक कितना निकलेगा? यहाँ पर शून्यक कितना निकलेगा? तो ओनली फॉर 2 निकलेगा, और उसका नाम क्या है? तो अल्फा या तो बीटा निकलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिएगा, इसे नीचे रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। अब इसका शून्यक जो अल्फा और बीटा होता है वो इस माध्यम से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो इसे जोड़ सकते हैं, तो अल्फा प्लस में बीटा कहेंगे। और एक और होता है, क्या इसे गुना भी कर सकते हैं? जोड़ और घटाओ दोनों भाई है, यानी कि इसे सेम रखना है, इसको कोई परिवर्तन नहीं करना है, अलग अलग नहीं लिखना है। अब यहाँ पर इसको गुना कर सकते हैं, तो हाँ इसे गुना भी कर सकते हैं। अल्फा और बीटा को गुना भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो जोड़ेंगे अल्फा और बीटा को, 2 शून्य को एक साथ जोड़ते हैं, तो इसका शून्यक जो निकल के आता है माइनस में, यहाँ पर माइनस में b बट्टा में, यहाँ पर माइनस से b बट्टा में a रहता है। और जब गुना करेंगे तो इसका सबसे लास्ट वाला चला आता है, यानी कि c आ जाता है, और बट्टा में a दोनों में सेम रहता है। तो कहेंगे कि क्या हम इसका नाम देंगे, जो यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा जो है उसका क्या नाम देंगे? तो इसका नाम जो आता है ये आता है इस प्रकार से कि शून्यकों का योग जो होता है वह क्या होता है? तो माइनस में b बट्टा a होता है। अब बोलेंगे कि शून्यकों का गुणांक या तो गुणनफल क्या होता है? तो गुणनफल c बट्टा में a होता है। एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसे अब एक प्रश्न एग्जाम्पल लेकर के बनाते हैं कि किस प्रकार से इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे करना है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल में बहुपद है 3x² प्लस में 4x और प्लस में 3 लिखा गया है, या तो यहाँ पर अलग कर देते हैं, 7 लिखा हुआ है, सभी अलग अलग है। तो बताइए कि यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होगा? यानी कि जो बहुपद यहाँ पर इस बहुपद से शून्यक ज्ञात करेंगे तो इसका योग क्या होगा, बहुपद को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, इसे पता करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पता करना है कि शून्यकों का योग के फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में b बट्टा a होता है,
और इस ये जो माइनस ए बटा बी है, यहाँ पर माइनस बी बटा ए है, यह कहाँ से आता है? तो यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है उससे आता है। तो सबसे पहले ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर ए है जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो लगा होता है उसे ए कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है? तो 3 है। तो यहाँ पर ए को 3 कर लिखना है, ए बराबर में 3 लिखना है। आगे यहाँ पर एक्स के साथ जो लगा होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक्स के साथ में जो रहता है उसे बी कहते हैं, यानी कि बी बराबर में क्या होगा? तो 4 होगा। आगे जो अकेले रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सी कहते हैं। यहाँ पर सी बराबर में कह सकते हैं कि हमारे पास 7 है। ये आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर ज्ञात करना है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान बताएं। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान क्या होता है? तो माइनस में बी बट्टा में ए होता है। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा सभी जगह पर सेम जाएगा। माइनस में बी लिखा हुआ है, तो बी का मान क्या है? तो बी का मान 4 है। और यहाँ पर ए का मान क्या है? तो ए का मान 3 है। तो अब कहिएगा कि यहाँ पर हमारा सही हो गया, लेकिन हम कहेंगे कि आपका गलत है। किस प्रकार से गलत है? यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ है। और माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि माइनस जो है वह सूत्र से है। अगर इसमें भी माइनस रहेगा तो उसका प्रक्रिया अलग हो जाएगा, और इसमें माइनस नहीं है तो इसका प्रक्रिया अलग है। यानी कि यहाँ पर माइनस हमेशा साथ में रहेगा, और यही इसका आंसर हो गया। शून्यकों का योग का यही आंसर हो गया। अब शून्यकों का गुणांक ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणांक किस प्रकार से? तो अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा लिखना है और गुना में बीटा लिखना है। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो सी बट्टा ए होता है, सी बट्टा में ए होता है। तो सी बट्टा में ए कितना दिया हुआ है? सी बट्टा में ए लिखना है। अब यहाँ पर सी चाहिए, तो सी का मान कितना है? तो सी का मान जो है वह 7 है। और ए सभी में सेम रहता है, यानी कि ए का मान 3 है। नीचे में सभी का सेम रहेगा, गुणनफल हो या योगफल हो, नीचे में ए ही रहता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने 10th क्लास को अच्छा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न में आप सभी को अब दिक्कत नहीं होगा, और इसी प्रकार के प्रश्न को आप सभी के पास क्लियर करते हैं। तो इससे पहले आप लोग इस एग्जाम्पल को लिखिए और आगे की ओर समझाते हैं। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। अभी जगह है तो इसे यहाँ पर बना लेते हैं। अगला एग्जाम्पल के लिए कलर थोड़ा चेंज होना चाहिए। आप लोग लिखिए, तब तक इसे यहाँ पर हम इंक डाल लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगला एग्जाम्पल एक ले लेते हैं अलग तरीका का। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, लिखा हुआ है 4x के पावर यहाँ पर 2 लिखा गया है, और साथ ही माइनस में लिखा गया है 3x, और प्लस में 9 लिखा गया है। 9 लिखेंगे तो कट जाएगा, तो इसे नहीं अभी लिखना है। यहाँ पर 7 ले लेते हैं। 7 तो यहाँ पर लिखा हुआ 11 ले लेते हैं। कितना हो अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही अंक को लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इसके सहारे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का योगफल और गुणनफल को ज्ञात करना है, या तो कह सकते हैं कि शून्यकों का योग और गुणांक को ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणांक और योगफल निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? तो ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। ये 3 मान हमें चाहिए। तो ए बराबर में लिखना है, बी बराबर में लिखना है और सी बराबर में लिखना है। ए बराबर में कितना है? तो ए बराबर 4 है, बी बराबर -3 है। यहाँ पर माइनस में 3 को साथ में लेकर चलना है। सी का मान कितना है? तो सी का मान जो है वह 11 है। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास कहाँ से आएगा? तो ये सूत्र से आएगा। तो यहाँ पर लिखना है अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर में क्या होता है? तो माइनस में बी बट्टा में ए होता है। बी बट्टा में यहाँ पर ए होता है, ये होता है। अब यहाँ पर हमारे पास बी को ज्ञात करना है। तो बी हमारे पास कितना है? माइनस में 3 है। एक तो सूत्र के अनुसार है और एक माइनस में 3 लेना है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर में बंद करके लिखना होगा। आगे बट्टा में ए चाहिए, तो ए का मान कितना है? तो ए का मान 4 है। तो आप लोग एक
यहाँ पर नियम पढ़े होंगे। क्या नियम पढ़े होंगे कि जब प्लस प्लस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस प्लस को गुना करने पर प्लस होता है, माइनस माइनस को गुना करने पर भी प्लस होता है, और अलग अलग अंक रहे जैसे कि माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो तो माइनस रह जाएगा। तो यहाँ पर दोनों सेम सेम है तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में 4/3 नहीं 3/4 इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। सही तरीके से दिख रहा है, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि ऐसा समझ में आ गया होगा। एक और ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दें, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, अल्फ़ा और गुना में बीटा। चलिए अल्फ़ा बीटा का गुणनखंड के सूत्र क्या है, तो C/A है। C का मान हमारे पास कितना है, तो C का मान 11 है। A का मान हमारे पास क्या है, तो A का मान 4 है। तो इस प्रकार से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान ज्ञात कर चुके हैं। ऐसे करके हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा या तो शून्य का गुणांक और योगफल को मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आप सभी लोग से बन सकता है, ऐसा हमें उम्मीद है। तो आप लोग बनाइएगा सही तरीके से। अब आपके एग्जाम्पल लेते हैं सीधा प्रश्न से। सीधा प्रश्न से यहाँ पर देख लेते हैं। सीधा प्रश्न में लिखा गया है 2.2 में कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता जांच करना है, ये क्या वर्ड आ गया, नया वर्ड है, तो ये भी समझ में आएगा। किस प्रकार से समझ आएगा, तो यहाँ पर इसके सत्यता को जांच करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू में बीटा, इसको ज्ञात करके पता करना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न को। ये सेम प्रश्न है, इसी प्रकार से उसे भी बनाना है। चलिए तो इसे मिटा देते हैं पहले। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है। संबंध की सत्यता को जांच करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल है 1 नंबर के क्वेश्चन, अलग अंक से लिखना है। तो 1 नंबर के 1 में लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2, x की पावर 2 माइनस में 2x है और प्लस में 8 लिखा गया है। इस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पर माइनस में 8 है। तो यहाँ पर से अल्फ़ा प्लस में बीटा और अल्फ़ा इंटू में बीटा को ज्ञात करना है। तो चलिए उसे हम लोग ज्ञात करेंगे, लेकिन उसे ज्ञात करने से पहले हमें क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए और यहाँ पर c चाहिए, यानी कि इस प्रकार से चाहिए। तो a बराबर में पता करना है, b बराबर में पता करना है और c बराबर में पता करना है। तो a यहाँ पर x स्क्वायर के साथ गुणांक जो होता है वही होता है, तो इसके साथ कोई अंक नहीं है, तो यानी कि 1 है। आगे x के साथ जो गुणांक होता है वो b होता है और b के सामने क्या है, तो 2 है। और आगे c कौन होता है, तो जो अकेले होता है वो c को हम लोग c कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास c जो है 8 हो जाएगा। तो आप लोग से हमें यहाँ पर प्रश्न है कि क्या हमने लिखा है जो सही है। अगर सही है तो आप लोग थंब दीजिए, यानी कि लाइक दीजिए, और गलत है तो कमेंट कीजिए। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 2 है ना कि प्लस में, माइनस में 8 है ना कि प्लस में। तो इस प्रकार से लिखना है। अब इसको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख दीजिए अल्फ़ा प्लस में बीटा और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा भी नहीं लिखे। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालने के लिए माइनस में b और a चाहिए। हमारे पास माइनस में b कितना है, तो माइनस है और b के स्थान पर माइनस में 2 है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखेंगे। और a हमारे पास क्या है, तो a 1 है, a 1 है। अब यहाँ पर माइनस है और इंटू में माइनस है, यानी कि माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और 2 सेम रह जाएगा। 2 के नीचे 1 है। तो बताइए कि क्या हम किसी संख्या के हर में 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, या लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहीं तक आंसर हो गया। एक और इसके आगे तक ज्ञात करना है। ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा को ज्ञात करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा को ज्ञात करने के लिए c और a चाहिए, तो यहाँ पर c और बट्टा में a।
सी के स्थान पर हमारे पास कितना है, तो माइनस में 8 है, और ए के स्थान पर हमारे पास कितना है, तो ए के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। ए के स्थान पर 1 है तो 1 रखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर बताइए, नीचे में 1 है तो क्या 1 को रखेंगे या हटा देंगे, तो हटा भी देंगे तो भी हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात हो चुका है। और इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा बनाया हुआ सही है। तो बनाया हुआ सही आंसर मिलने के बाद हो जाएगा क्लियर। इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, वह किस प्रकार से डिफरेंट आ रहा है उसको थोड़ा सा देखना होगा।